जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने मोशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था कि मोशन होता क्या है, कब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन पे कहेंगे, कब रेस्ट पे कहेंगे, वो सारी चीज़ें। फिर हमने ये देखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी रही, वो सारी चीज़ें। इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, वो सब कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं। फिर हम लोग कुछ जेईई और नेट के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये सीखते हैं कि स्पीड क्या होता है। हेडिंग डालिए स्पीड। तो स्पीड को हम लोग कुछ ऐसा डिफाइन करते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, उन दोनों का अगर रेशियो निकाल दें तो पता चल जाता है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी रही होगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ए पॉइंट पे है, अब ये मूव करते करते यहाँ पे पहुँच चुकी है, बी पॉइंट पे पहुँच चुकी है, तो इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कहला गया टोटल डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा हो वो टाइम लिख देंगे और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी रही होगी। हम लोग जितना टाइम इंटरवल ले रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक आने में पूरी की पूरी डिस्टेंस ले रहे हैं और टाइम ले रहे हैं, तो इस रास्ते में ए से बी तक जाने में जो स्पीड हम निकालेंगे वो एवरेज स्पीड बताएगा। तो इस स्पीड को कई बुकों में एवरेज स्पीड बोला जाता है। स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों एक ही चीज़ है। जिस टाइम इंटरवल को हम लोग ले रहे हैं तो वहाँ की वो एवरेज स्पीड बताता है और हम लोग एवरेज स्पीड ही काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको एक शहर से दूसरे शहर जाना है ट्रेन से, तो हमने ये देखा कि ट्रेन पे बैठ गए और 2 घंटे बाद वो हमें किसी दूसरे शहर पे उतारती है। तो हर जगह तो ट्रेन की स्पीड समान नहीं रही होगी, कभी ट्रेन खड़ी रही होगी, कहीं तेज़ रफ्तार से जा रही होगी, कभी धीरे धीरे जा रही होगी। तो हम लोग अमूमन पूछते हैं कि उस ट्रेन की स्पीड कितनी थी, तो जो हम लोग स्पीड बताते हैं कि वो ट्रेन लगभग 40 किलोमीटर पर आवर के समथिंग मोशन पे थी, मतलब उसकी स्पीड इतनी थी, तो ये एवरेज स्पीड है ना। तो जब भी हम लोग बात करते हैं वो एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक आ गई, तो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की हो और जितना टाइम लगा हो इस पाथ को ट्रेवल करने में, दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो स्पीड निकल के आ जाएगी। और ये स्पीड कैसी है, ए और बी पॉइंट के बीच एवरेज स्पीड बताता है। मान लीजिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक बस का देख रहे हैं, सी पॉइंट तक का देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, लेकिन हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखे हैं, यहाँ से यहाँ तक देखने वाले हैं कि यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट मूव की है x1 डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है, डेल टी टाइम लगा है। तो फिर हम लोग कैसे स्पीड बताएंगे, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ए और सी के बीच एवरेज स्पीड अब निकल के आने वाली है। अगर हम लोग x1 अपॉन डेल टी कर देते हैं तो जिस पॉइंट तक हम लोग टाइम इंटरवल रखेंगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच एवरेज स्पीड निकल के आने वाली है। ए से सी के बीच में हमने टाइम रखा है, तो ये जो स्पीड निकल के आ जाएगी वो ए और सी के बीच एवरेज स्पीड निकल के आ जाने वाली है। अगर हम लोग इसका एसआई यूनिट देखें तो वो कितना निकल के आ जाएगा, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग किससे मेजर करेंगे, एसआई में देख रहे हैं तो मीटर, और टाइम को सेकंड से, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड। अगर सीजीएस की बात करें तो डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस होती है ये स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी मेरा स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी हमारी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी।
अब जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में काफ़ी बात किया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब ये मूव करते हुए किसी भी रास्ते से यहाँ पे पहुँच चुकी है, तो ये डिस्टेंस कहलाता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये जो डिस्टेंस होती है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये मान कभी भी निगेटिव नहीं होगा और टाइम भी कभी निगेटिव नहीं होता है। कुल मिला के पॉजिटिव ए और पॉजिटिव ए, तो स्पीड ही हमारी हमेशा पॉजिटिव निकल के आ जाएगी। स्पीड कैसी रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी को हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हमने वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे इसी की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, अब मूव करते हुए इस रास्ते से मूव करते 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 यहाँ पे पहुँच चुका है, बी पॉइंट पे पहुँच चुका है। तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना है और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा है वो देखना है। दोनों का रेशियो अगर निकाल देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी निकल के आ जाने वाली है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें वो हमने पिछली वीडियो में बात कर लिया है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन देखते हैं और फाइनल पोजीशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच चुका है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली कहला जाएगी और डायरेक्शन इसका ये रहेगा, ए से बी की तरफ, डायरेक्शन ये कहलाया। यही जो लेंथ होगी ये कहला जाती है इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहला गई, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या कहला जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। अगर हम मान लें कि ये वाली डिस्टेंस कितनी रही होगी? x, तो x अपॉन टाइम। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब इस रास्ते से गया था ना हमारा पार्टिकल, जो ऑब्जेक्ट था वो ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँचा, तो जितना टाइम लिया हो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसी डायरेक्शन से, कितना टाइम लगा? हम मान लेते हैं कि t टाइम लगा। तो अगर हम लोग t कर दें, x अपॉन टी कर दें, तो पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी रही होगी। अगर हम लोग इसका SI यूनिट निकालना चाहें तो SI यूनिट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ये भी कोई ना कोई डिस्टेंस ही है, इसको भी हम लोग SI सिस्टम पे मीटर से मेज़र करेंगे और टाइम को सेकंड से, तो SI यूनिट कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। CGS की अगर हम लोग बात करें तो CGS में क्या हो जाएगा? SI यूनिट डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर से और टाइम को सेकंड से, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी कहला जाएगी? स्केलर या फिर वेक्टर? टाइम स्केलर क्वांटिटी है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी अपॉन स्केलर क्वांटिटी अगर करेंगे तो वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी निकल के आ जाने वाली है। अब हमने पिछली वीडियो में ये भी बात किया था कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कई बार पॉजिटिव आया करता है, कई बार निगेटिव आता है और कई बार ज़ीरो भी आया करता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव है, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा तो वेलोसिटी का मान भी पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर और प्लस का नीचे, तो प्लस अपॉन प्लस करेंगे तो वेलोसिटी कैसे निकल के आ जाने वाली है? प्लस की। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा और टाइम कुछ ना कुछ रहेगा तो जीरो अपॉन जब कुछ नंबर करेंगे तो वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो आ जाएगी, क्योंकि ऊपर ज़ीरो था। अब अगर इसको निगेटिव ले लें, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि नेगेटिव आ गया, तब क्या होगा? निगेटिव और अपॉन में हो जाएगा पॉजिटिव, तो माइनस अपॉन प्लस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, वेलोसिटी निगेटिव आ जाएगी। तो वेलोसिटी क्या क्या आ सकती है? कई बार पॉजिटिव आएगी, कई बार जीरो और कई बार निगेटिव, लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव आता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो स्पीड ज़्यादा होगी या फिर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में ये बात किया था कि डिस्प्लेसमेंट
डिस्टेंस के या तो बराबर रहता है या फिर डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है और डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है। हमने लास्ट वीडियो में बात किया है कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर हमेशा छोटा होता है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल से, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले बराबर वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है, ए पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आ गया है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर। तो ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ ट्रेवल किया, 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 30। डिस्टेंस कितनी हो गई ऑब्जेक्ट की, 30 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फर्स्ट पोजीशन देखेंगे और लास्ट वाला पोजीशन देखेंगे, दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही कहला जाएगी। और ये कितनी है, 30। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारी कितनी आ जाएगी, 30 मीटर। तो देखिए इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमने ये बराबर वाला कॉन्सेप्ट देख लिया। अब छोटा कैसे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, तो वो ये वाला एग्जांपल है। यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करते हुए ऐसे 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 ये आ चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट ये कहलाया और डिस्टेंस ये पूरी की पूरी लेंथ कहला जाएगी। तो ये वाली लेंथ ज़्यादा कहला जाएगी और ये वाली लेंथ कम रहेगी। तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा और डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। बाकी डिटेल से हमने पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ किया है। तो क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी रहेगी डिस्टेंस से, या फिर अधिकतम क्या होगा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम लोग, तो हमने ये देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी पे कि कौन ज़्यादा हो सकता है और कौन कम हो सकता है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन रहेगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल रहेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मान निकालेंगे आप तो कुछ आएगा, और इसका मान निकालेंगे तो सेम इसके मान के बराबर ही आ जाएगा। जैसे इस कंडीशन पे था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों 30 मीटर और यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेते हैं कि 6 सेकंड लगता है। तो स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी ऑब्जेक्ट की, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना, 30 बटे टाइम कितना, 6 सेकंड। तो इसको जब हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। और जब हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे इस पार्टिकल की, इस ऑब्जेक्ट की, तो वो भी इतना ही आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 30 बटे टाइम कितना, 6 सेकंड वहाँ से वहाँ तक जाने में, तो ये भी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो जाएंगे, कब, जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर रहे। लेकिन अगर ये वाला पहला वाला रिलेशन आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा पड़ रहा है और डिस्टेंस हमेशा बड़ा पड़ रहा है, तो फिर इस कंडीशन में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। हमने क्या बात की कि अगर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कम पड़ रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कम हो गया है, मान लीजिए अगर 25 आ गया, तो फिर जब हम लोग इसका मान निकाल लेंगे तो 5 से कम आएगा और स्पीड तो फिक्स 5 ही आ रहा है, मतलब वेलोसिटी कम गई। तो ये रिलेशन होता है कि वेलोसिटी या तो स्पीड के बराबर रहेगी या फिर वेलोसिटी स्पीड से हमेशा छोटी रहेगी। तो हमने कई डिफरेंस देख लिए हैं दोनों में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग दोनों में क्या डिफरेंस है वो बात करते हैं। अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों को लिख लेते हैं, एक साइड हमने लिख लिया स्पीड और दूसरे साइड हमने लिख लिया वेलोसिटी। तो पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन ही हो जाएगी। स्पीड की डेफिनेशन क्या है कि यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे वो कहला जाता है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। वेलोसिटी में हम लोग क्या लिखेंगे कि यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना डिस्प्लेसमेंट हो वो कहला जाता है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी।
दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, पहली डेफिनेशन ही हो जाएगी ना, इसमें भी हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड पे हमने देखा था कि ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन वेलोसिटी कई बार पॉजिटिव आया करती है, कई बार निगेटिव रहती है और कई बार ज़ीरो। ये तीनों में से कुछ भी हो सकती है। फिर हमने ये देखा था कि स्पीड या तो वेलोसिटी के बराबर होगी, स्पीड जो होगी या तो वेलोसिटी के बराबर होगी या फिर हमेशा ज़्यादा रहती है वेलोसिटी से। स्पीड या तो इक्वल रहेगी वेलोसिटी के या फिर हमेशा ग्रेटर देन रहेगी वेलोसिटी से। इसमें हम लोग उल्टा लिख लेंगे कि जो वेलोसिटी होती है वो या तो स्पीड के बराबर रहती है या फिर हमेशा छोटी रहती है स्पीड से। तो ये चार डिफरेंस हो जाएंगे स्पीड और वेलोसिटी में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पे कि ये होता क्या है। तो इसको पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बाइक से है, उसे जाना है मार्केट तक। यहाँ से मार्केट की डिस्टेंस है 200 मीटर। यहाँ पे है, यहाँ से वो यहाँ जाना चाहता है मार्केट पे, डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगता है, मान लेते हैं कि उसको टाइम लग जाता है 30 सेकंड। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, 20 मीटर 200 मीटर है और टाइम कितना लगा उसको, 30 सेकंड लगे। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से मार्केट तक जाता है तो जाहिर सी बात है कि हर टाइम पे उसकी स्पीड कांस्टेंट ना रही होगी। यहाँ से वहाँ तक जाने में कभी वो धीरा चल रहा होगा, कहीं पे वो तेज चल रहा होगा, कहीं पे वो रुका रहा होगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उस व्यक्ति ने कितना दूर गया है, कितना टाइम लगा, अगर हम लोग 200/30 कर देते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाएगी एवरेज स्पीड कि उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड कितनी रही होगी यहाँ से मार्केट तक जाने में। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। तो वो क्या होता है, जैसे वो व्यक्ति यहाँ से जा रहा होता है मार्केट पे, कहीं बीच पे रास्ते पे है। अब मैं उसको फ़ोन लगा के पूछता हूँ कि तुम बताओ कि इस टाइम पे तुम्हारी स्पीड कितनी है, किस स्पीड से तुम चल रहे हो। तो ठीक जिस टाइम पे मैं पूछ रहा हूँ कि उसकी स्पीड कितनी है, वही स्पीड कहला जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी इंस्टेंट पे जितनी स्पीड रहे उसी को बोल दिया जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमने उसको फ़ोन लगाया और पूछा, जैसे ही हम पूछते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है तो वो कहला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब वो किस स्पीड से चल रहा है वो कैसे उसको पता चलेगा, बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है, तो स्पीडोमीटर की हेल्प से हम लोग आसानी से पता कर पाएंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और कितनी है। अब मान लेते हैं कि इसको निकालना कैसे ना, मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। देख के तो आसानी से बता सकते हैं कि वही व्यक्ति स्पीडोमीटर में देख लेगा और बता देगा कि वो इस स्पीड से चल रहे हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ से व्यक्ति जा रहा है, वो कहीं यहाँ पे है। हमने उसको फ़ोन लगा के पूछा कि वो किस स्पीड से जा रहा है। तो होता क्या है कि वो कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा ही बताने में। हमने मान लिया कि वो टाइम ले रहा है डेल्टी टाइम लिया बताने में, और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, dx डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है। यहाँ से बताने में वो डेल्टी टाइम ले लेता है, इसकी वजह से वो डेलx डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है। ये डेलx डिस्टेंस हुई, ये p से q। तो हमें ये पता लगेगा कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है और टाइम कितना लगा है। तो अगर हम लोग डेल x अपॉन डेल t कर देंगे तो हमें इसका मान क्या निकल के आ जाने वाला है कि p से q तक जाने में उस बाइक वाले की एवरेज स्पीड क्या रही होगी। लेकिन ये p से q तक एवरेज स्पीड बताता है, हमें क्या चाहिए,
कि p पे कितनी स्पीड रही है, क्योंकि हमें वही निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। तो हम लोग करते क्या हैं कि डेल टी को और छोटा करेंगे, कि तुम डेल टी को और छोटा करो। डेल टी और छोटा करने से क्या हो जाएगा कि ये डिस्टेंस भी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। अब हमने मान लिया कि डेल टी को हमने और छोटा कर दिया, अच्छा खासा छोटा कर दिया। डेल टी को छोटा कर दिया तो डिस्टेंस भी अब कम हो जाएगी। अब वो व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक ही जा पा रहा है, डेल एक्स का मान भी कम हो गया है। अब ये कहाँ तक आ रहा है, मान लेते हैं कि एस पॉइंट तक आ रहा है ये। तो डेल टी उसने कम लिया और डिस्टेंस भी कम आया, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी अब अगर कर दें तो वो निकल के आ जाएगी पी से एस के बीच एवरेज स्पीड। लेकिन हमें P पे ही बताना है कि P पे एग्जैक्ट स्पीड क्या रही होगी। तो हम लोग करते क्या जाते हैं, डेल टी को छोटा से छोटा रखते हैं। वो जो टाइम का गैप है, जब मैं पूछ रहा हूँ और जब वो व्यक्ति बता रहा है, इन दोनों के बीच जितना टाइम का गैप है उसे कम से कम रखना है। इस डेल टी को हम लोग करते क्या हैं, कम से कम रखते हैं। लगभग कितना कर देते हैं, 0 के समथिंग। ये डेल टी का मान 0 नहीं है, लेकिन 0 अगला टर्म इसका 0 है। डेल टी ये बताता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल टी टेंस टू 0, मतलब 0 की तरफ जा रहा है, बस अगला टर्म ही 0 ही है। और इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं लिमिट। और यही मान क्या बताता है हमें, भी इंस्टेंटेनियस, कि उसकी स्पीड कितनी थी उस टाइम पे जब हम लोग पूछ रहे हैं। भी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू कितना होता है, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी। इसको थोड़ा सा हम लोग पहले फिर से समझ लेते हैं, उससे आपका डाउट और क्लियर होगा। कोई व्यक्ति है जो यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, तो हमने उससे बीच में फ़ोन ला के पूछा, तो मान लीजिए कि वो व्यक्ति यहाँ से यहाँ पे पहुँच चुका है। अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, और वो बता कहाँ पे रहा है, जब वो यहाँ पे पहुँच चुका होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लेगा, वो डेल टी समय लेता है। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर गया, डेल एक्स। तो डेल एक्स अपॉन डेल टी अगर करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो एवरेज स्पीड रही होगी वो बताती है। लेकिन हमें जस्ट इसी पॉइंट पे एवरेज स्पीड चाहिए, तो हम करते क्या हैं, उससे बोलते हैं कि तुम टाइम को थोड़ा और छोटा करो। तो वो टाइम को थोड़ा और छोटा करता है। अब वो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक में बता देता है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और डेल टी को थोड़ा छोटा कर लेता है। नंबर से अगर आप समझना चाहें तो मान लेते हैं कि पहले 2 सेकंड ले रहा था वो बताने पे, लेकिन अब वो 1 सेकंड पे ही बता रहा है। लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, टाइम का जो गैप है 1 सेकंड का वो ले रहा है टाइम, तो हमें उतना भी नहीं चाहिए, और उसको छोटा करो। तो डेल टी को और छोटा हमने कर दिया, कम से कम कर दिया। अब इतने पे यहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी डिस्टेंस हुई डेल एक्स, और टाइम भी कम ले रहा है वो। डेल टी का मान लगभग अब कितना ले रहा है, मान लेते हैं 0.5 सेकंड, मतलब आधा सेकंड ही ले रहा है। तो उस आधे सेकंड की एवरेज स्पीड पता चल रही है हमें, लेकिन हमें जस्ट इसी पॉइंट की चाहिए। तो हम करते क्या हैं, डेल टी को और छोटा करते हैं। कितना छोटा करेंगे, डेल टी को हम लोग उतना छोटा कर दें कि इसका मान लगभग 0 के समथिंग आए। 0 ना आए, नहीं तो फिर इनफाइनाइट आने लगेगा। ये कुछ नंबर रहेगा और बटे में 0 रहेगा तो इनफाइनाइट आने लगेगा। लेकिन हम लोग डेल टी को छोटा से छोटा कर रहे हैं। कितना छोटा, लगभग 0 के पास पहुंच जाए। मतलब यहाँ पे अगर हमने पूछा है तो जब वो व्यक्ति हमें बताए तो डेल टी का मान बहुत छोटा हो, मतलब टाइम का गैप ना हो। अगर हमने 15वें सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जाने में व्यक्ति कितना समय ले रहा था, 20 सेकंड अगर ले रहा था, तो हमने पूछा कितना, 15 सेकंड में। 15 सेकंड में ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे था, व्यक्ति यहाँ पे था। 15 सेकंड पे हमने उससे पूछा, सेकंड लिख देते हैं यहाँ पे, 15 सेकंड पे हमने पूछा तो हमें कितने सेकंड बाद बता दे, 15.00000000000 जितने जीरो लिखना हो आपको, और 1 लगा दीजिए। तो इतने सेकंड के अंदर हमें वो बता दे कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टाइम का गैप कितना है। इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि उस 15वें सेकंड में अगर पी पॉइंट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो किस स्पीड से मूव कर रहा है। तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू कितना हो जाता है, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम लोग कुछ जेईई और नीट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास कोई कार है जो कि x से y मूव करने वाली है यूनिफॉर्म स्पीड v से, फिर y से वो x तक आएगी यूनिफॉर्म स्पीड vd से। तो हमें ये बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी रही होगी
उस पूरी की पूरी यात्रा में। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट है x और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है y, वो कार x से y डायरेक्शन में जाती है यूनिफॉर्म स्पीड vu से, और फिर रिटर्न आती है वो vd की स्पीड से। हमें ये बताना है कि इस पूरी की पूरी ट्रिप में, मतलब यात्रा में, टोटल एवरेज स्पीड कितनी रही। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना होता है, एवरेज स्पीड अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x है। तो जो हमारी कार है वो x डिस्टेंस जाएगी और x डिस्टेंस वापस लौट के आएगी, तो 2x हो गया डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा, कितना लगा, तो जाते वक्त कितना टाइम लगा प्लस आते वक्त कितना टाइम लगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि जाते वक्त हमें t1 टाइम लगा और लौटते वक्त t2 टाइम लगा, तो t1 प्लस t2 हम लोग कर ले रहे हैं। t1 और t2 का मान निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। t1 इक्वल टू कितना, तो हमारे पास कितना होता है, स्पीड इक्वल टू होता है हमारे पास फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम लोग टाइम निकालना चाहें तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इधर साइड आ जाएगा और डिस्टेंस स्पीड इधर साइड आ जाएगा। टाइम इक्वल टू कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने में कितना टाइम लगा, t1 बराबर डिस्टेंस कितनी x और किस स्पीड से कार गई थी हमारी, vu की स्पीड से, तो ये हो जाएगा vu। लौटते वक्त की अगर हम लोग स्पीड निकालें t2, तो उसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस x अपॉन स्पीड कितनी vd, तो ये हो गया लौटते वक्त इतना टाइम लगेगा। दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो टोटल टाइम निकल के आ जाएगा, तो v एवरेज इक्वल टू आ गया हमारा 2x अपॉन t1 प्लस t2, तो t1 है x अपॉन vu प्लस x अपॉन t2 का मान कितना vd। यहां से सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा 2x लिखा रहने दीजिए, नीचे से आप x कॉमन निकालिए, तो x कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन vu प्लस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन vd। अगर हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें इसका, x से x खत्म, ये x से x खत्म, तो ये आ गया ऊपर 2 रहेगा, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो vu vd, और इसका प्लस इधर, ये इधर साइड जाएगा, तो vu प्लस का vd हो जाएगा। हमने किया क्या है, इन दोनों को जोड़ दिया, तो vu प्लस vd अपॉन 2, ये vu vd आ जाएगा। ये ऊपर साइड अगर चला जाए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ऊपर साइड जाएगा तो 2 आ जाएगा, और vu vd अपॉन vu प्लस vd, और यही आ जाएगा हमारा आंसर, ये वाला आंसर सही हो जाएगा 2 vu vd अपॉन vu प्लस vd। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है, a bus traveling the first 1/3 distance at a speed of 10 km/h, the next 1/3 at 20 km/h, and the last 1/3 at 60 km/h. The average speed of the bus is। कोई बस है जो ट्रेवल कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो अपनी 1/3 डिस्टेंस को 10 km/h की स्पीड से ट्रेवल करती है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बस को जाना है, इस बस के की जो डिस्टेंस है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है, एक ये पहली 1/3 डिस्टेंस को, मतलब यहाँ से यहाँ बस किस स्पीड से आती है, 10 km/h की स्पीड से मूव करती है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है। फिर
सेकंड वाली जो 1/3 होगी उसको वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है, तो 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई x। और फिर लास्ट वाली जो 1/3 है उसको वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है बस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x। हमें बताना है कि पूरी यात्रा के दौरान इस बस की एवरेज स्पीड कितनी रही होगी। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही है सेम, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ x x x, तो कुल मिला के 3x अपॉन टाइम कितना लगा। तो पहले वाले में टाइम t1 मान लेते हैं हम लोग, दूसरे वाले में टाइम कितना t2, प्लस तीसरे वाले में टाइम मान लेते हैं t3। दोनों का मान रखते हैं, सबका मान रखते हैं, 3x ये हो जाएगा अपॉन t1 का मान कितना, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो x अपॉन 10, क्योंकि हमने पीछे अभी देखा है कि टाइम इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है x अपॉन स्पीड, तो 10, तो x अपॉन 10 कहला गया। प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा x अपॉन 20, प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो x अपॉन 60। ये हो जाएगा भी एवरेज। बस इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर निकल के आ जाएगा। हम लोग x को कॉमन कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x। यहाँ से हमने x कॉमन कर दिया तो ये x आया बाहर, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। x से x खत्म, तो कुल मिला के इसको आपको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। इसका जब आप LCM लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, इतना ही आ जाएगा। इसको हम लोग ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 60 ऊपर चला जाएगा तो 60 मल्टीप्लाई 3 अपॉन ये जुड़ जाएगा तो कितना, 6 3 9 1 10, तो ये आ गया 10। यहाँ से ये खत्म, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो कितना आ जाएगा 18। सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है तो ये भी हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन, 18 किलोमीटर पर आवर, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई प्रीति नाम की लड़की है, वो मेट्रो स्टेशन पे पहुंचती है। वहां पहुंचने पे वो ये पाती है कि वहां का एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा है, तो वो खुद से चढ़ के जाती है उस एक्सेलरेटर में, और कितने टाइम पे पहुंच जाती है वो ऊपर साइड, T1 टाइम पे पहुंच जाती है। फिर वो दूसरे दिन क्या पाती है कि वहाँ का एक्सेलरेटर अब काम कर रहा है, तो वो वहाँ जाके चुपचाप खड़ी हो जाती है, तो उसको वो एक्सेलरेटर T2 टाइम पे पहुँचा देता है। हमें ये बताना है कि अगर एक्सेलरेटर भी काम करता रहे और प्रीति भी गति करती रहे, मोशन पे रहे, तो फिर कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर पहुंचने में। पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये है एक्सेलरेटर अपना, ये एक्सेलरेटर है। पहले दिन क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक प्रीति को खुद चल के जाना है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x है, और टाइम कितना लगता है उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, T1 टाइम लगता है। तो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ से उसकी वेलोसिटी निकालनी चाहें, v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम T1। फिर दूसरे दिन क्या होता है, डिस्टेंस यही है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई। अब प्रीति आती है और यहाँ पे खड़ी हो जाती है, एक्सेलरेटर अपने आप घूम के जाता है और यहाँ पे उसको पहुँचाता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में अब उसको कितना टाइम लग रहा है, T2 टाइम लग रहा है। तो ये किसकी रफ्तार हो जाएगी, एक्सेलरेटर की रफ्तार। किस रफ्तार से चल रहा है, अगर मैं उसको v2 नाम दूँ तो x अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, T2 टाइम पे एक्सेलरेटर पहुँचाता है। तो ये हो गई एक्सेलरेटर की रफ्तार, इतनी स्पीड है, और प्रीति की स्पीड x अपॉन T1 है। हमें ये बताना है कि अगर प्रीति यहाँ पे खड़ी हो जाए और प्रीति भी इस स्पीड से गति करती रहे और एक्सेलरेटर भी इस स्पीड से चलता रहे, तो कब कितने समय में प्रीति यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, अगर हम लोग टाइम निकालना चाहें
टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही हो जाता है ना। ठीक है, हमें टाइम बताना है कि टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। डिस्टेंस कितना है हम लोग जानते हैं, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, डिस्टेंस x ही है, अपॉन स्पीड कितनी है। तो इस बार स्पीड दोनों प्लस में हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से, और प्रीति भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है v1 वेलोसिटी से, या फिर स्पीड, दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे। तो v1 प्लस v2 हो जाएगा। टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारी x और स्पीड दोनों मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो प्लस हो जाएगा v1 प्लस v2। हम लोग यहाँ पे मान निकाल रख देंगे तो t1 का मान निकल आ जाएगा। x अपॉन v1 का मान कितना, तो x अपॉन t1 प्लस v2 का मान कितना, x अपॉन t2। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लें तो 1 अपॉन कितना, x कॉमन ले लिया, अभी काट नहीं रहे, x कॉमन ले लिया हमने तो 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2 आ जाएगा। x से x खत्म और इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन यहाँ पे कितना रहेगा, t1 t2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा t1 प्लस t2, t1 t2 ऊपर साइड चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो प्रीति को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगने वाला है, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, जब दोनों मूव करें। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है, अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकंड हाफ ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड v. द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। कोई भी एक कार है जो 200 मीटर ट्रेवल करती है, मतलब यहाँ से वहाँ तक आ रही है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर। वो आधी डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। यहाँ से यहाँ तक वो किस स्पीड से आई है, 40 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ से यहाँ तक वो v की स्पीड से जाती है। पूरी की पूरी जर्नी में यहाँ से यहाँ तक आने में उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रहती है, 48। कुल मिला के यहाँ पे भी एवरेज का मान दिया गया है 48 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इस भी का मान बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी रही होगी उसका मान हमें बताना है। तो हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले मीटर को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में। क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये आर में लिखा गया है, तो डिस्टेंस टोटल किलोमीटर में है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 200 मीटर को हम लोग लिख लेते हैं 0.2 किलोमीटर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, भी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर दे, यहाँ से यहाँ तक जाने में एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, 48 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 48। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.2 किलोमीटर, तो ये हो गया 0.2 अपॉन टाइम। तो टाइम कितना लगा, तो टाइम को दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। यहाँ पे जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको t1, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा उसको t2 लिख दिया हमने, तो t1 प्लस t2 हो जाएगा। अभी इन दोनों का मान निकला है हमें, तो 0.2 अपॉन t1 का मान कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस है 0.2 किलोमीटर, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 0.1 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 0.1 अपॉन स्पीड कितनी है 40, प्लस दूसरी बार डिस्टेंस कितनी, तो फिर से 0.1 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी, तो v है स्पीड। हमें इस v का मान निकालना है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और कहीं ना कहीं से v का मान निकाल लेंगे।
हम लोग कर क्या रहे हैं, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दे रहे हैं, ऊपर और नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये जो दशमलव है इसको हटाना है। हमने किया क्या, ऊपर भी 10 का गुणा कर दिया और नीचे भी 10 का गुणा कर दिया। अगली लाइन में आपको करना है, तो 10 का गुणा जब 2 पे होगा तो 2 आ जाएगा, बटे 10 का गुणा जब यहाँ पे होगा 0.1 पे तो 1 आ जाएगा, और बटे में ये 40 है, प्लस यहाँ पे जब 10 का गुणा हो जाएगा तो ये भी 1 बटे भी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, भी का मान निकाल लेंगे, 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 24 इक्वल टू 1/, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग करते क्या हैं, ठीक है इसको लिखा रहने देते हैं, इसको इधर साइड लाते हैं और 24 को इधर साइड लाते हैं, तो हो जाएगा 1/40 प्लस 1/v इक्वल टू 1/24। इसको हम उधर साइड लेके गए और 24 को इधर साइड लेके आए। अब 1/40 जो है इसको इधर साइड लाते हैं, तो वह 1/v इक्वल टू कितना कहला गया 1/24 माइनस को 1/40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा v इक्वल टू 60, और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी किलोमीटर पर आर, तो 60 आंसर आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वीडियो को करते हैं यही समाप्त। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।